नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी 11 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई है, वो है कश्मीर फाइल्स, और पूरे देश भर में इस फिल्म की चर्चा है। ये पूरी फिल्म जो है वो कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीरी वादियों में रहते थे, उन पर जो अत्याचार हुए, उनको जो पीड़ाएं सहन करनी पड़ी, उसके बारे में ये फिल्म जो है वो है। और विवेक अग्निहोत्री जो है उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और आज पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, उस पर उसके विश्लेषण हो रहे हैं, उसके प्रोमोज आप देखते होंगे, वो भी देखे होंगे। तो इसी पूरे मामले को सामने रखते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी वेदना और पीड़ा से जो गुजरी हैं नीलिमा वजीर, जो कि अभी नीलिमा माम है, उनका नाम शादी के बाद। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये यातनाएं उन्होंने सहन की, किस तरह की पीड़ा थी। क्योंकि ये कश्मीर फाइल से फिल्म आने के बाद ये जख्म जो है फिर से एक बार हरे हो गए हैं। एक बार फिर से वो यादें जो हैं वो अ, हर कोई वो भूलना चाहेगा, लेकिन वो अभी याद आ रही है उनको, वो घटनाएं सभी। तो आइए जानते हैं उनसे ये इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में। नमस्कार। अभी जो है फिल्म आई है कश्मीरी फाइल्स, और उसके वजह से फिर से एक बार चर्चा उसकी हो रही है कि कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए उसकी। आपकी पूरी जो फैमिली है वो इस पूरे दौर से गुजरी है। क्या बताएंगे इसके बारे में? अगर फिल्म आई है तो किस तरह से आप देखती है पूरे फिल्म को या इस मामले को? देखिए, फ़िल्म तो मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन ट्रेलर जो हमने देखा है, जो हम चाहें कि हमारी जो हमसे हमारे साथ वारदात हुए हैं, जो हमारे साथ घटना हुई हैं, वो सारे देशवासियों को समझ में आए कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। जितनी आवाज़ हमने उठाने की कोशिश की, वो हमेशा दबा दी गई। उसके ऊपर किसी ने कुछ बोलने नहीं दिया। और वो दिन 19 जनवरी 1990 हम कश्मीरियों के मन, दिमाग और आत्मा में ऐसे रचा बसा हुआ है कि उसको हम मुझे नहीं लगता कि अगले कई जन्मों तक हमारी आत्मा से वो पीड़ा जाएगी। और जिस तरह से हम वहां से भगाए गए, निकाले गए, दहशत, डर, खौफ के हालातों में हमने जो अपना घर छोड़ा, हमने जो अपनी धरती छोड़ी, हमने अपनी माँ को छोड़ा, वो पीड़ा कैसे हम आपको शब्दों में बताएं, हम नहीं उसको बता नहीं पाएंगे। मैं छोटी थी, 17-18 साल की रही होंगी मैं उस टाइम पर। और मेरे घर में मेरी दादी, मेरे पिताजी, माताजी, मेरे भ्राता, सबको सब कुछ छोड़ के आना ही पड़ा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे थ्रेट लेटर्स आते थे, लड़कियों के साथ बुरा गलत व्यवहार हुआ। और घर से निकलना तो बहुत दूर की बात है, खिड़की को खोल के भी आपको डर लगता था कि बाहर से कोई आपको देखेगा और कुछ हो जाएगा। तो 1990 में रात में जब वो अनाउंसमेंट्स हुई और जुलूस रात को निकले कि आप यहाँ से भाग जाओ, हम औरतों को यहीं छोड़ दो, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए आपकी औरतों के साथ, लेकिन मर्द यहाँ से निकल जाओ वरना मरो। तो इस दहशत के वक्त में हमसे जो भी हो पाया, बन पाया, हम वहां से निकल गए। और फिर यहाँ पे मुझे ध्यान है कि हमारा घर वहाँ बहुत बड़ा था और यहाँ हम एक कमरे में आके सिमट गए सब। और कई साल तक हम उसी स्थिति में रहते थे। मुझे याद है मेरे पापा 6 महीने तक स्लीपिंग पिल्स लेते थे दिन में और रात में, क्योंकि वो सो नहीं पाते थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आगे फ्यूचर क्या होगा, हमारा क्या होगा। क्योंकि हम तो बच्चे थे, टीनेजर थे, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा, कैसा हमारा भविष्य होगा। लेकिन ऊपर वाले की थोड़ी कृपा रही है, कश्मीरी पंडितों पे पढ़े लिखे निकले हम, रिसेटल ये हुए। सब जब आपने जो कहा कि 1990 में ये सब घटना शुरू हुई, तो क्या उसकी पार्श्वभूमि थी? किस तरह से ये शुरू हो गया मामला? जबकि पहले तो आप कॉलेज जाया करती थी, आपके एग्जाम भी थी तभी, और बीच में ये अचानक शुरू हो गया। बीच में अचानक नहीं शुरू हुआ। मुझे जहां तक जो, क्योंकि हम मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, एक इंसिडेंट अनंतनाग में 1995 में हुआ था, जब वहां पे औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था, मारा गया था लोगों को।
वो मुझे एक विविड सी मेमोरी है उस टाइम की, कि जब मुझे लगा कि उस टाइम पे कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ था। उसके बाद से धीरे 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 ये बढ़ता गया। मुझे याद है जब हम कॉलेज में भी, मैं थी 1989 में, 89 में, उस टाइम पे हमारे कुछ क्लासमेट्स ने, मुस्लिम जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने माइग्रेशन ले लिया। अच्छा। बीच में ही माइग्रेशन ले लिया, वो दिल्ली आ गए और यहाँ पे उन्होंने, बहुत सारी गर्ल्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग क्या करने वाले थे, क्या प्लान था उनके दिमाग में, सब पता था उनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं पता था हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या, क्योंकि हम तो विश्वास करते थे, सदियों से हम साथ में मिलजुल के रहे थे वहां पे, और एकदम से ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा, वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। कि किस तरह से ये घटना, जो उसका अगर आप उस रात की बात करती हैं, तो क्या 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 हुआ था वो, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज, ये बातें हैं, क्योंकि आज लोग जो है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये फिल्म आने के बाद लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सालों से ये दबा रहा है, कहीं पे लोगों को पता नहीं चला, सिर्फ कहीं पे पढ़ा होगा, लेकिन उसकी जो गंभीरता है वो लोगों तक नहीं पहुंची थी। पूरी वादी में, हर किसी मॉस्क में, लाउड स्पीकर्स में अनाउंसमेंट्स हुए, नाले तकबीर अल्लाहू अकबर, कि मतलब हमारे को यहाँ पे हुकूमत निजाम की चाहिए, ठीक है, आप हिंदू जो काफिर हो, आप यहाँ से निकल जाओ, हमारे कश्मीर को छोड़ दो, औरतों को पीछे छोड़ दो और तुम यहाँ से भागो। अब आप ये समझिए कि अगर पूरी वादी की मस्जिदों में ये लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, तो आपके दिमाग में, दिल में और जहन में कितना ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। साथ में जो थ्रेट लेटर्स आती थी, साथ में जो किलिंग्स हुई थी, बेरहमी से औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके साथ साथ जब ये सब होगा, तो वो फीलिंग और वो डर और वो खौफ एक्सप्रेस करना शब्दों में नामुमकिन है। ये जो बात आप कह रही है कि बहुत सारी किलिंग्स हुई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये यानी अगर उस पर अगर आप डिटेल में थोड़ा बताएंगी कि क्या हुआ था, क्योंकि ये तो ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये पीड़ा बहुत है कि आप बताना भी नहीं चाहेंगे, वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी लोगों तक आप और भी कुछ उसके बारे में अगर बताएं तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग ये जान पाएंगे। देखिए, 2-3 इंसिडेंट्स बहुत ही विविड हैं, कि एक लेडी थी जिनका किडनैप हुआ था, वो शायद फिल्म में भी शायद दिखाया गया है, और उनको किडनैप किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उनको फिर लिटरली उनकी बॉडी के, शरीर के टुकड़े करके उनको फेंक दिया गया। तो मतलब ये तो एक रिपोर्टेड इंसिडेंट है, और कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे वो तो ऊपर वाला जानता है। ये तो बस एक एक रिपोर्टेड इंसिडेंट है, जो कि क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, और जो जर्नलिस्ट थे या मीडिया जो थी वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं थी, और गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही डिफंक्ट हो गई थी, कुछ था ही नहीं वहां पे, तो फिर कोई न्यूज सामने आती भी नहीं थी। दूसरा इंसिडेंट जो मुझे याद है कि घर में घुस के ही चले गए, एक फैमिली के घर में उनको मारने के लिए थ्रेट लेटर आया था, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया अपने एटिक में, लेकिन उनके जो नेबर्स थे, नेबर्स ने उनको बताया कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, तो वो जो बंदूकधारी थे वो वहीं गए, उनको मारा। चावल का जो चावल के चावल के ड्रम में वो छुपे हुए थे, उनकी वाइफ से बोला कि अब इसी चावल का चावल बना पकाओ और इसको खा। आई एम सॉरी। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर घटना है ये, और हम सब जानते हैं आपकी ये पीड़ा जो है। अभी इतने साल हो गए फिर भी आप उस ये जो वाकया है वो भूल नहीं पाती। ये भूलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी शायद मौत के साथ ही शायद चला जाए, पता नहीं, क्योंकि आत्मा इतनी पीड़ित है कि शायद वो आत्मा में वो याद उसकी रहेगी ही रहेगी। और घर बाहर छोड़ के एक अपरूट होना, ये तो ऐसी बात हुई ना कि हम किसी पेड़ को एकदम से उखाड़ देते हैं तो मर जाता है, फिर वो पेड़ पेड़ नहीं रहता, वो बस मर जाता है।
फिर आपकी फैमिली जो है वहां से किस तरह से निकली, क्योंकि सब वहां की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही वो बुरी थी। हाँ, हम एक आर्मी की ट्रक में हम लोग निकल गए जैसे तैसे, थोड़ा हम्म। बहुत जो भी हमारे हाथ में सामान था, क्योंकि देखिए घर तो सदियों से बना होता है, घर में जो सामान होता है वो आप लेके नहीं आ सकते हो। हम्म। घर में सिर्फ सामान नहीं होता है, घर में बहुत कुछ होता है। उसमें मेरा बचपन था, उसमें मेरी यादें थी, वो बहुत तो मैं सारी है। लेकर नहीं आ सकती हूँ। बिल्कुल। उसमें मेरे पिताजी का, माताजी का, मेरी दादी का खून पसीना था, वो तो हम्म। मैं नहीं लेके आ सकती हूँ। तो वो सब तो छूट गया। अब जैसे तैसे हम एक आर्मी की ट्रक में निकलना पड़ा वहां पे। तो आप कहाँ पे, ये आपकी पूरी फैमिली कहाँ पे फिर एक जगह पे आई जहाँ पे आपका सुरक्षित हम कुछ लोग रहा था? यहाँ हम लोग यहाँ फरीदाबाद में आए, और फरीदाबाद में एक रूम हमने लिया, और एक ही रूम में, जहाँ की हमारा बड़ा घर था, मेरा अपना रूम था। हाँ, वो रूम, हाँ, एक ही रूम, क्योंकि कश्मीर में घर बहुत बड़े होते थे, आगे पीछे आंगन बहुत बड़े होते थे। वो एक रूम जो मेरा रूम था, वही रूम यहाँ पे हम सब लोग एक ही कमरे में रहते थे, काफी काफी टाइम तक, जब तक थोड़ा सा कुछ हुआ। काफी टाइम लग गया उसको करने में। तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी वहां होंगे, दोस्त दोस्त होंगे, जो उनको भी वहां से खदेड़ा गया होगा, तो जी। किस तरह के वो हालात थे वो? उसके बाद आप मिल पाए कभी उनसे, या कभी बात हो पाई, या अभी तो जहाँ पे भी आप सेटल हो गई वहां पे तो उनको वो आए होंगे ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कैसे संपर्क हुआ फिर? हमारे जो रिश्तेदार थे वो तो कैसे ना कैसे हम लोग थोड़ा बहुत संपर्क हुआ। मेरी जैसे बुआ थी, मेरे मामा थे, मेरे अंकल थे, वो सब भी आ गए यहाँ पे। वो जैसे तैसे कांटेक्ट किसी तरीके से बस हो गया, रह गया उनके साथ। और मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड है, जो स्कूल की फ्रेंड है, वो भगवान की ही वो पता नहीं क्या कृपा थी कि उसने कैसे मुझे ढूंढ लिया। मैं हम्म। उसकी यहाँ पे एक कजिन रहती थी, उसका फोन नंबर मेरे पास था, कांटेक्ट हुआ, और कैसे तैसे वो एक दिन करके, वो लोग जनकपुरी में रहते थे दिल्ली में, मतलब डिस्टेंस बहुत है, और जब वो जनकपुरी से अपनी मम्मी के साथ फरीदाबाद हमारे से मिलने आए, हमारी फैमिली से, सो एक फ्रेंड से मेरा संपर्क रहा। बाकी तो सब टूट गया, कुछ खास है नहीं। अब कुछ कुछ जैसे अब फेसबुक आया, या अभी ट्विटर, या ये सब सोशल मीडिया आया, तो अब थोड़ा बहुत कुछ कांटेक्ट कहीं पे होता है तो हम उनसे हम्म। मिल पाते हैं। अभी जहाँ पे भी आप सेटल हो गई है, तो क्या फिर एक बार आपको वहां पे जाने का मौका मिला जहाँ से आपको खदेड़ा गया था? कभी वहां पे गई, या कभी कुछ वहां का संपर्क हुआ? 2013 में हम एक बार गए थे थोड़े दिनों के लिए बस वहां पे, लेकिन वो वो फील ही नहीं आया अब। मतलब वो जो चीज थी ना, वो जैसे कहीं खो गई थी वो चीज, वो फील, और जो वो चीज हमें वहां पे दिखती थी, वो नहीं रही। लेकिन हाँ, जब हमने अपना घर देखा तो हम काफी भावुक हो, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। तो क्या क्या अभी अभी की क्या स्थिति है वहां की? आपके जो घर है या आपका जो भी जहाँ पे आप रहती थी, उसके उसके वो कंडीशंस घर क्या? तो सर, वो तो डिस्ट्रेस सेल हो गया था। मेरे इन लॉज का घर तो जला दिया था, वहां पे तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरे जो पेरेंटल हाउस था, वो डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, क्योंकि वहां पे जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, और वहां जाना तो बहुत दूर की बात है, वहां पे सेटल होना नामुमकिन था, इसलिए उसे सेल कर दिए मेरे फादर। हम्म। तो अभी ये जो नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जो हालात बदल गए हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको उसमें एक दिलासा मिला होगा शायद। तो किस तरह से देखती हैं अभी अभी क्या कश्मीर में फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को सेटल होना ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? देखिए, मेरे मेरे लिए तो सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं 30 साल पहले यहाँ आई, और मैं अभी भी यही हूँ। और लेकिन मेरा वहां पे क्लेम है, वो मेरी माँ है, कश्मीर मेरी मातृ है, और मेरा वहां पे क्लेम है, मेरा वहां हक बनता है। और ये सरकार को मेरे चॉइस होनी चाहिए कि मैं वहां सेटल होऊं, या मैं वहां वेकेशन मनाने के लिए जाऊं, या मैं वहां मकान बनाऊं। ये चॉइस मेरे पास रहनी चाहिए, ये मेरा हक है, ये मेरी चॉइस है। अब अभी आप क्या कर रही हैं? अभी यहाँ पे है इतने सालों से, अभी आप किस तरह का आपका प्रोफेशन वगैरह उसके बारे में बताइए। अभी तो मैं सर्विस कर रही हूँ प्राइवेट सेक्टर में, और हम यहाँ यूपी नोएडा में रहते हैं।
तो ये अभी फिल्म आने के बाद तो शायद बहुत से आपके जो संपर्क में कश्मीरी पंडित हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इन सभी में एक अलग तरह से उसकी चर्चा भी हुई होगी, शायद फिल्म में देखी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक चर्चा फिर से शुरू हो गई होगी, कहीं आप मिले होंगे एक जगह पे, तो ऐसा कुछ हुआ है? जी, अभी मिले तो नहीं, क्योंकि अभी शायद संडे का प्रोग्राम है कि हम इकट्ठे मूवी देखने जाएंगे। और लेकिन ये है कि चर्चा हो रही है, बोल रहे हैं, सबका यही मन, सबका यही है कि हमारे जो साथी भारतीय हैं, जिनको नहीं मालूम है कि क्या हुआ था उस टाइम पर, और एटलीस्ट सबको पता चले, और सब में एक अवेकनिंग सी आए, और सब में एक जागरूकता आए कि कुछ तो हुआ था बहुत बड़ा जो उनको नहीं पता है, और शायद तब कुछ सब मिलजुल के कुछ तो करें। एक आखिरी सवाल, ये फिल्म आने के बाद शायद ये सभी जो मुद्दे दबे रहे थे, जो कि उसकी चर्चा नहीं होती थी, कहीं पे आप सर्च करेंगे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन आज आप जैसी फैमिलीज जो हैं, जिनके साथ मीडिया का संपर्क हो रहा है आपसे, ये सब जो भी आपने झेला है उसके बारे में जानकारी मिल रही है, क्या इससे क्या हो सकता है, कहीं पे ये सभी जो आम जनता जो है उन तक ये सब मुद्दे पहुंच जाएंगे? उम्मीद तो हमारी यही है कि उन तक पहुंचे, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने फील किया, वो तो हमारे बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जागरूकता आ सकती है, थोड़े बहुत उनको जानकारी आ सकती है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और स्टेट में, किसी और ऐसी छोटी कम्युनिटी के साथ, हिंदुओं के साथ हो सकता है। तो इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, ताकि हम उसके लिए तैयार रहें कि किसी और के साथ ये ना हो। नीलिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, और हम चाहते हैं कि ये यादें जो हैं भूलना मुश्किल है, लेकिन भगवान आपको हिम्मत दे, इस जो परिस्थिति है इसमें से किस तरह से आप संभल पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी और आपने हमसे आपकी जो यादें हैं वो साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।